नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सुजाता सिंह दामले और आज हम एक नया वीडियो लेके आए हैं। पिछले काफ़ी समय से मैं कोई वीडियो नहीं डाल पा रही थी क्योंकि मैं भोपाल में नहीं थी, भोपाल से बाहर कुछ काम से गई हुई थी और उस काम में कुछ ज़्यादा ही समय लग गया, तो लगभग 1-1.5 महीने से मेरा कोई वीडियो नहीं आ पा रहा था। और वीडियो आज मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि एक बड़ा ही भारतीय लोकतंत्र का बहुत बड़ा पर्व अभी पूरा हुआ है। हम लोकतंत्र के लोकसभा के चुनावों से अभी निकल कर आए हैं और उसके नतीजे भी हमारे सामने आ गए हैं और बड़े चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं। तो आज का जो मेरा वीडियो है वो मैं लोकसभा चुनाव के नतीजों पर ही जो 2-3 विषय मुझे लगा जिस पे मुझे बात करनी चाहिए, आज मैं उसी विषय पे अपना वीडियो लेके आई हूँ। लोकसभा चुनाव 2024 बहुत इंटरेस्टिंग रहा कई मायनों में। सत्ता पक्ष के बहुत सारे वादे रहे, उन्होंने 400 पार का नारा दिया। देश ने नतीजों का ऐलान कर दिया है। देश ने घोषणा कर दी है, अब की बार उन्होंने पूर्ण बहुमत की सरकार का नारा दिया। दूसरी तरफ विपक्ष भी अपना इंडिया गठबंधन को लेकर बहुत आश्वस्त था कि उनको बहुत अच्छी सीट्स मिलेंगी, वो कहीं ना कहीं सरकार बनाने जा रहे हैं। आपको लिख के दे रहा हूं, 4 जून नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, इंडिया की सरकार आएगी बस। और ये सब के बीच में सोशल मीडिया ने बहुत अपना भूमिका निभाई है इस चुनाव को प्रभावित करने में। और एक बार फिर से हमारी जनता ने जता दिया है कि लोकतंत्र को कभी आंच नहीं आने दी जाएगी। जब भी सत्ता को लेकर थोड़ा सा गुरूर बढ़ा है, चाहे वो इंदिरा गांधी के समय बढ़ा हो, चाहे वो राजीव जी के समय बढ़ा हो, चाहे वो अभी मोदी जी के समय बढ़ा हो, जनता ने बता दिया कि संविधान में सबसे ऊपर स्थान जनता का है, लोकतंत्र में सर्वे सर्वा जनता है। इसके साथ ही जब मैं ये न्यूज़ देख रही थी पिछले 2-3 दिन से जो लगातार कवरेज चल रही है, तो उसमें 2-3 बातें मुझे बड़ी आकर्षित करी। एक हमारे बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने एक बयान दिया था कि हमारे लोकतंत्र के लिए नुकसान वाला समय फिर से शुरू हो गया क्योंकि गठबंधन सरकारें यानी कि कोलिशन गवर्नमेंट फिर से सत्ता में आने वाली है। दूसरा जो अनफॉर्चुनेट है देश के लिए वो है कोलिशन सरकार की वापसी। किसी का भी कोलिशन हो वो उस ताकत से नहीं चलता जैसे एक पार्टी की सरकार चलती है, चाहे वो कांग्रेस लेड कोलिशन हो चाहे वो बीजेपी लेड कोलिशन। हम सभी जानते हैं चुनावों के नतीजे ऐसे निकले हैं जिसमें पूर्ण बहुमत किसी को भी नहीं मिला। जो पहले सत्ता पक्ष में थे बीजेपी, उनको भी पूर्ण बहुमत नहीं मिला और इंडिया अलायंस में भी पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त किया है। तो ऐसे में बात उठती है कि क्या गठबंधन सरकारें इतनी बुरी है कि उनका आना भारतीय लोकतंत्र के लिए कहीं ना कहीं कमी लाएगा या सत्ता के लिए संघर्ष बढ़ाएगा। तो मैं इसमें 2-3 बातें जोड़ना चाहूँगी। पहले तो गठबंधन सरकारें यानी कि कोलिशन गवर्नमेंट के होता क्या है उसमें, तो कोलिशन गवर्नमेंट में गठबंधन सरकार में कई सारे दल मिलकर अपनी सरकार बनाते हैं और वो कुछ मूलभूत मुद्दों पर आपसी सहमति जाहिर करते हैं और उसके बाद सरकार के लिए उनको राष्ट्रपति द्वारा निमंत्रित किया जाता है अपनी सरकार बनाने के लिए। ये पहली बार नहीं है कि हमारे भारत में गठबंधन सरकार बन रही है, इससे पहले भी काफ़ी बार एनडीए के समय 1998-99 से लेकर 2004 तक गठबंधन सरकार रही है। उसके बाद 2004 के बाद और फिर 2009 में फिर से यूपीए की सरकार रिपीट हुई है। 2014 के बाद भी जो बीजेपी की सरकार बनी है, हालांकि पूर्ण बहुमत बीजेपी को प्राप्त था पर उन्होंने गठबंधन को मान्यता प्रदान करते हुए जो सरकार बनाई वो एनडीए की सरकार बनाई थी और इस बार फिर से गठबंधन की सरकार आई है। फर्क इतना था कि 2014 और 19 में क्योंकि बीजेपी को पूर्ण बहुमत प्राप्त था, इसलिए हमने देखा कि मंत्रिमंडल में कहीं पर भी गठबंधन के जो सहयोगी उनके दल थे उनको ना तो मंत्रालय दिए गए और ना ही कोई बहुत बड़ा पद उनको सरकार में प्राप्त हुआ। उन्होंने सरकार का समर्थन जरूर करा पर भाजपा को आवश्यकता नहीं थी क्योंकि उनका पूर्ण बहुमत था। तो जो सरकार बनी वो कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार बनी, जिसे मोदी सरकार के नाम से जाना जाता है। अब जो सरकार बनेगी बड़ा रोचक होगा देखने के लिए, क्योंकि अब जो सरकार बनेगी वो गठबंधन की सरकार बनेगी और उस गठबंधन की सरकार में मोदी जी को, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को गठबंधन को लेके साथ में चलना पड़ेगा। गठबंधन के कुछ गुण दोष भी हैं। गठबंधन सरकार में सबसे पहले तो आपको सबको सहमति लेके निर्णय लेने होते हैं। अभी तक जिस प्रकार निर्णय लेने की परंपरा पिछले 10 साल में विकसित हुई है कि
क्योंकि पूर्ण बहुमत उनको प्राप्त था तो वो अपना निर्णय ले लेते थे और उसको आसानी से संसद में पास करा देते थे। पर अब उनके लिए चुनौती ये होगी कि उनको गठबंधन के अपने सहयोगियों का भी समर्थन प्राप्त करने के लिए आशंकित रहना पड़ेगा, क्योंकि वो समर्थन किसी मुद्दे पर देते हैं, किसी पर नहीं देते हैं, तो वो संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। दूसरा, गठबंधन में एक चीज़ और होती है कि गठबंधन सरकार में कई बार ऐसा देखा जाता है कि हम जितनी आसानी से राष्ट्रीय मुद्दे जो होते हैं या कानून कुछ ऐसे होते हैं जिनको पारित करने की, जिन पर त्वरित जो भी प्रक्रिया उसको फॉलो करने की आवश्यकता होती है, तो वो चीज़ें होने में भी अब थोड़ा सा अड़चन आ सकती है। पर कहीं ना कहीं गठबंधन अलग अलग प्रतिनिधित्व प्रदान करते हैं हमारे समाज के लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें सहयोगी दल जुड़ते हैं, तो उन सभी का आपको समर्थन प्राप्त करना होता है, तो अलग अलग क्षेत्रों के लोगों को प्रतिनिधित्व प्राप्त होगा गठबंधन के माध्यम से, हमें इसको भी स्वीकार करना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त गठबंधन सरकार हमने देखा है, जो कई बार ये प्रश्न अभी पिछले 2-3 दिन में काफ़ी चर्चा में रहा कि गठबंधन आएगा तो फिर से अस्थिरता उत्पन्न हो सकती है, सरकार गिरने का डर रहेगा, या एक स्थिर सरकार जो भारत को बहुत आगे बढ़ा सकती है उसके लिए दिक्कत आ सकती है। तो मेरा ये मानना है कि गठबंधन की सरकार तो एनडीए के समय भी थी 1998 में, और 1998 में हमने कारगिल पे शानदार विजय प्राप्त की, तो वो गठबंधन की ही सरकार थी। हम नहीं भूल सकते यूपीए ने 2009 में गठबंधन की सरकार में रहते हुए अमेरिका के साथ में न्यूक्लियर डील साइन करी, वो भी गठबंधन की सरकार थी। तो ये बोलना या ऐसा मानना बिना उस चीज़ को देखे हुए, राष्ट्रीय हित के काम के लिए मुझे लगता है सभी दल, चाहे वो क्षेत्रीय दल हो चाहे वो राष्ट्रीय दल हो, वो एकजुट होके आगे आते हैं, वो काम करते हैं और आपसी सहमति जताते हैं। यहाँ तक कि जब कांग्रेस की भी सरकार रही है तो यूएन में अपना पक्ष रखने के लिए कांग्रेस ने माननीय अटल बिहारी वाजपेयी को भेजा था। तो ये तो भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती है कि हम विपक्ष को भी और विरोधी दलों को भी इतना सम्मान देते हैं कि उनको आपस में हम बातचीत के लिए, विचार विमर्श के लिए आगे बढ़ाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कोalition गवर्नमेंट से इतना कोई फर्क पड़ने वाला है। हाँ, ये जरूर है कि कानून प्रक्रिया थोड़ी और लंबी हो जाएगी, उसमें विचार विमर्श और ज़्यादा बढ़ जाएगा, पर पहली बार नहीं है कि भारत में गठबंधन की सरकार बन रही है। दूसरा एक फैक्टर मुझे और बड़ा इंटरेस्टिंग दिखा, नोटा वाला। नोटा, नन ऑफ द एबव। हमारे भारत में नोटा लागू कर दिया गया है, काफ़ी समय हो गया है, और नोटा में मतलब ऊपर जितने भी प्रतिनिधि हमें दिए गए हैं हम उनसे सेटिस्फाइड नहीं है, और इसलिए हम उनमें से किसी को नहीं चुनना चाह रहे और हम नोटा का बटन दबा देते हैं। पर जितने विदेश है, जितने बाहर के देश हैं जहाँ पे नोटा दिया गया है, वहाँ पे यदि 1% कुछ उन्होंने परसेंट रखा हुआ है, उससे ज़्यादा यदि नोटा दबाया जाता है तो वो इलेक्शन रद्द माना जाता है और उस सीट पर फिर से नए प्रतिनिधियों के साथ में चुनाव होता है। भारत में इस बार नोटा पे बहुत बड़ी संख्या में बटन दबाया गया है ईवीएम में, और नोटा पे इंदौर का ही मैं कल आंकड़ा देख रही थी, लगभग 2 लाख के करीब इंदौर में नोटा पे बटन दबाया गया है। वो अलग बात है कि सबसे बड़ी जीत भी वहीं दर्ज की गई है। तो इस प्रकार नोटा हमारे यहाँ विपक्ष कोई विकल्प के तौर पर नहीं अपनाया जा सकता, क्योंकि भारत में नोटा दे तो दिया गया है, पर यदि एक संख्या से ऊपर की जनसंख्या नोटा प्रेस करती है तो उसके बाद विकल्प क्या होगा? क्या वो चुनाव रद्द करा के उसी सीट पे नए सिरे से चुनाव कराया जाएगा या नए प्रतिनिधियों को लाया जाएगा? ऐसा कोई प्रावधान हमारे अभी भारत में नहीं किया गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि नोटा को, आधे अधूरे नोटा को लागू करना ठीक नहीं है। इससे कहीं ना कहीं आपका वोट वेस्ट ही हो रहा है उसका, क्योंकि उसका विकल्प कुछ नहीं दिया जा रहा है। यदि हम नोटा प्रेस भी कर रहे हैं और उसके विकल्प के रूप में हमें कुछ प्राप्त नहीं हो रहा, तो हमारा कहीं ना कहीं हमारा जो वोट है, हमारा जो मतदान करने का अधिकार है, उसका हनन हो रहा है, क्योंकि उसके बाद उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, ना ही उस नोटा का कोई महत्व रह जाता है। तो या तो प्रयास करें, ऐसी मांग करे जाएं, खासकर ये शिक्षक वर्ग, छात्र वर्ग और राजनीति विज्ञान के जो विश्लेषक हैं वो इसको विचार का विषय बनाएं कि नोटा के लिए आपने नोटा का प्रावधान दे दिया है, पर उसमें आगे क्या? हम क्या मांग नहीं कर सकते कि अगर किसी जगह की पॉपुलेशन 10 लाख है और वहाँ पे 50,000 लोगों ने या 1 लाख लोगों ने नोटा दबाया, इसका मतलब वो अपने प्रतिनिधि जो उनके लिए चुनने के लिए आए हैं वो उनसे प्रसन्न नहीं है। तो क्या ऐसा कुछ प्रावधान नहीं किया जा सकता जिसमें प्रत्याशियों को, जो भी पार्टी अपने प्रत्याशी लाती है उनको नए सिरे से चुने और नए प्रत्याशी उनकी जगह दे, ताकि जनता भी सेटिस्फाइड होके अपनी संतुष्टि करने के बाद उस चुनाव में वोट कर सके। तो यही 2 बिंदु हैं। दूसरा,
एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मुझे उभर के सामने आई है, एनडीए के प्रदर्शन में थोड़ी सी कमी रही है, बीजेपी को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं आपको सूचित करता है कि सिर्फ हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पे, सिर्फ हिंदुत्व के मुद्दे पे अब राजनीति नहीं हो पाएगी। आपको शिक्षा को, आपको स्वास्थ्य को और आपको अस्पताल, मूलभूत जो भी हमारी आवश्यकता है उस पर ध्यान देना होगा। बेरोजगारी इस बार एक बहुत बड़ा मुद्दा बन के उभरी और अधिकतर उन राज्यों में पराजय का उनको या सीट कम होने का भाजपा को खामियाजा भुगतना पड़ा जहाँ पे वाकई में बेरोजगारी दर बहुत ज़्यादा है और जहाँ के लोग चाहते हैं कि उनके रोजगार के लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था की जाए। दूसरा, इसमें इंडिया गठबंधन के लिए भी उनकी राह भी आसान नहीं है, भले ही उनके अंदर खुशी का माहौल है। पिछली बार कांग्रेस की 51-52 सीट थी, इस बार उनकी सीट बढ़ी है, 99 सीट आई है। इंडिया गठबंधन को भी बहुत भारी संख्या में सीटें प्राप्त हुई हैं, पर अब उनके रास्ता और मुश्किल हो गया है क्योंकि जनता ने आपके अंदर विश्वास दिखाया है, पर अब आपके ऊपर ये दायित्व है कि उस विश्वास को लेके या तो आपको बैठ जाना है, आराम करना है, या फिर उस विश्वास को और आगे बढ़ाना है, अपने कार्यों में और तेजी लानी है और जनता के बीच जाके अपनी बात को पहुंचाना है। तो मुश्किलें दोनों ही धड़ों के लिए, चाहे वो एनडीए के लिए हो चाहे वो इंडिया गठबंधन के लिए हो, दोनों के लिए ही आगे के रास्ते आसान नहीं होंगे। तो देखने वाला ये रहेगा कि इसके बाद एनडीए और भाजपा इस चुनाव को किस तरह से देखते हैं। दूसरी ओर किस तरह हमारा इंडिया गठबंधन इस जीत को और आगे बढ़ाता है, इन जो 233 सीट आई हैं, 34 सीट आई हैं, उनको और बहुमत में आगे आने वाले चुनाव में कैसे परिणत कर पाता है, ये सब चीज़ें रोचक होंगी, देखने वाली होंगी। बस यही 2-3 विषय पे मुझे आज ये वीडियो बनाना था। आपने मेरा वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विराज क्लासेस की तरफ से मैं सुजाता दामले आपसे धन्यवाद करती हूँ और आपसे विदा लेती हूँ। अगली वीडियो में हम मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।